प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी पाठ 11 सार लेखन। आइए पढ़ते हैं। सार लेखन में किसी दूसरे के द्वारा लिखी गई विस्तृत बात को उसका मूल भाव सुरक्षित रखते हुए 1/3 शब्दों में प्रस्तुत किया जाता है। सार लेखन की उपयोगिता जीवन के कई क्षेत्रों में है। अखबारों में पृष्ठ पर उपलब्ध स्थान के अनुसार समाचार संपादक समाचारों का सार लेखन करता है। आकाशवाणी दूरदर्शन में भी चूंकि समय की पाबंदी होती है, इसलिए सार लेखन की ज़रूरत पड़ती है। लेखों पुस्तकों का भी सार लेखन किया जाता है। कार्यालयों में पत्रों या फाइलों में सिमटे पूरे पत्राचार का सार लेखन करना पड़ता है। ऐसे और भी कई क्षेत्र हो सकते हैं। सार लेखन के मुख्य चरण ये हैं। मूल सामग्री को 2-3 बार ध्यान से पढ़ना, मूल बिंदु का चयन, संबंधित बिंदुओं का चयन, मूल और संबंधित बिंदुओं को क्रम देना और अनावश्यक सामग्री को छोड़ना और 1/3 आकार में सार लेखन। सार लेखन में मुहावरों, लोकोक्तियों, कथाओं, अलंकारों, उदाहरणों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता। कोई विशेष शैली नहीं अपनाई जाती है। सरकारी पत्रों का सार लिखते समय भी मोटे तौर पर सार लेखन के चरणों का पालन किया जाता है। अंतर केवल इतना है कि इनमें सबसे पहले क्रम संख्या, अधिकारी के पदनाम, संबंधित विभाग या मंत्रालय, पत्र संख्या तथा दिनांक का भी उल्लेख कर दिया जाता है। आइए अब हम सार लेखन के कुछ उदाहरण देखें। गद्यांश 1। कहा जाता है कि मानव का आरंभिक जीवन अधिक लचीला और प्रशिक्षण के लिए विशेषकर अनुकूल होता है। यदि माता पिता, अध्यापक और सरकार तीनों मिलकर प्रयास करें तो वे बालक को जैसा चाहें वैसा वातावरण देकर उसकी जीवन दिशा का निर्धारण कर सकते हैं। जीवन का यह समय मिट्टी के उस कच्चे घड़े के समान होता है जिसके विकारों को मनचाहे ढंग से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह पके हुए घड़े में पाए जाने वाले दोषों में सुधार करना असंभव है, उसी तरह यौवन की दहलीज को पार कर 20-25 वर्ष के युवक के अंदर आमूल परिवर्तन लाना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी किसी भी सांचे में ढालकर किसी भी नए रूप में बदली जा सकती है, लेकिन जब वह एक बार एक प्रकार की बन गई तब उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास बहुत ही कम सफल हो पाता है। किसी लड़के या लड़की के व्यक्तित्व के निर्माण का मुख्य उत्तरदायित्व हमारे समाज, हमारी सरकार और स्वयं माता पिता पर है, और बहुत कुछ स्वयं लड़के या लड़की पर भी। कोई भी व्यक्ति अपने ध्येय में तभी सफल हो सकता है जब वह अपने जीवन के आरंभिक दिनों में भी वैसा प्रयास करने का प्रयास करे। इस दृष्टि से विद्याध्ययन का समय ही मानव जीवन के लिए विशेष महत्व रखता है। हम सभी का और स्वयं विद्यार्थियों को भी यही कर्तव्य है कि सभी इस तथ्य को हमेशा अपने सामने रखें। ये तो था गद्यांश। अब इसका सार लेखन किस तरह से करना है। उत्तर लिखेंगे कि बाल्यकाल मानव की वह अवस्था है जिसमें उसके जीवन को मनचाहे ढंग से मोड़ा जा सकता है। युवावस्था प्राप्ति के बाद उसकी जीवन दिशा को बदलना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। कच्ची मिट्टी से इच्छा के अनुसार आकृति बना सकते हैं, पक जाने पर उसका रूप परिवर्तन असंभव है। बालक हो या बालिका, उसके जीवन निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार, समाज और माता पिता के कंधों पर है। उसके अपने प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ में उस दिशा में प्रयत्न करने पर ही सफलता मिलती है। गद्यांश 2। हमारे देश में अशिक्षित प्रौढ़ों की संख्या करोड़ों में है। यदि हम किसी प्रकार इनके मानस मंदिरों में शिक्षा की ज्योति जगा सकें तो सबसे महान धर्म और सबसे पवित्र कर्तव्य का पालन होगा। रेलगाड़ी और बिजली की बत्ती से भी अपरिचित लोगों का होना हमारी प्रगति पर कलंक है।
प्रौढ़ शिक्षा योजना इनको प्रबुद्ध नागरिक बनाने की दिशा में क्रियाशील है। इस योजना से गांवों में एक सीमा तक आत्मनिर्भरता आएगी। हर बात के लिए शहरों की ओर ताकने की प्रवृत्ति समाप्त होगी। निरर्थक रूढ़ियों और अंधविश्वासों में फंसे हुए और अपनी गाढ़े पसीने की कमाई को नगरों की भेंट चढ़ाने वाले ये हमारे भाई प्रौढ़ शिक्षा से निश्चित ही सचेत और विवेकी बनेंगे। स्वास्थ्य, सफाई, उन्नति, कृषि तथा आपसी सद्भावना के प्रति प्रौढ़ शिक्षा इनको जागरूक बना सकती है। इससे इनकी मेहनत की कमाई डॉक्टरों की जेबों में जाने से और कचहरियों में लुटने से बचेगी। सबसे बड़ा लाभ तो प्रौढ़ शिक्षा द्वारा यह होगा कि करोड़ों लोग नए ढंग से देखने, सुनने और समझने के साथ साथ अच्छा आचरण करने में समर्थ होंगे। हमारे करोड़ों देशवासी आज भी अशिक्षित और पिछड़े हुए हैं। सारे संसार के सामने हम इस कलंक को सिर झुकाए सह रहे हैं। भारत की उन्नति चंद नगरों को जगमग कर देने से नहीं होगी। उसकी सच्ची उन्नति का पैमाना तो यही ग्राम समुदाय है, जिसकी पढ़ने की आयु निकल चुकी है, जो स्वयं पढ़ने के महत्व से अपरिचित है, जिसका तन मन धन नगरीय सभ्यता शताब्दियों से लूटती चली आ रही है। ऐसे अज्ञान और अशिक्षित के अंधकार में जीवन बिताने वाले करोड़ों भाइयों बहनों के प्रति यदि हम आज सचेत और उत्तरदायी बनने की बात सोच रहे हैं तो देश का बड़ा सौभाग्य है। इसका सार लिखेंगे कि अशिक्षित व्यक्ति समाज के लिए कलंक है। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होंगे। नई दृष्टि से सोचने समझाने की शक्ति भी उनमें उत्पन्न होगी। साथ ही वे शोषण के शिकार भी नहीं बनेंगे। भारत की उन्नति का अर्थ है गांवों की उन्नति। यह तभी संभव है जब वहां के अधिक से अधिक नागरिक शिक्षित हों। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ही इनका एकमात्र उपचार है। इसे सफल बनाना हम सबका कर्तव्य है। इससे देश का गौरव बढ़ेगा। गद्यांश 3, इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसका सार लेखन यहाँ समझाया हुआ है, इसे भी पढ़ेंगे। यह गद्यांश 4 है। इसका उत्तर आपके सामने है दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें। अब वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते हैं। भले बुरे का विचार न रखने वाला अविवेकी कहलाता है। जिसे क्षमा ना किया जा सके वो अक्षम्य, जिसे कोई जीत ना सके वो अजय। ऐसे स्थान पर रहना जिसका कोई पता ना पा सके अज्ञातवास। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतियुक्ति। जिसके समान कोई दूसरा ना हो अद्वितीय। जो निंदा के योग्य ना हो अनिंद्य। जिसके बिना काम ना चल सके अनिवार्य। वह नियम जो व्यापक नियम के विरुद्ध हो अपवाद। जिसका विवाह ना हुआ हो अविवाहित। जिस पर अभियोग चलाया जाए अभियुक्त। जिस पर विश्वास किया जा सके विश्वसनीय। जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व या अपूर्व। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक। जड़ सहित नष्ट कर देना उन्मूलन। जिस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पैदावार होती हो उपजाऊ। जो काम से जी चुराता हो कामचोर। किसी वस्तु को देखने या बात को जानने की प्रबल इच्छा कुतूहल। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। उपकार और एहसान को न मानने वाला कृतघ्न। किसी टूटे या गिरे हुए मकान या इमारत का बचा हुआ भाग खंडर या भग्नावशेष। वह मनुष्य जिसने किसी घटना को साक्षात देखा हो गवाह या साक्षी। जो दया का पात्र हो दयनीय। बहुत दूर तक की बात सोचने वाला दूरदर्शी। स्थल का वह भाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो वह द्वीप कहलाता है। किसी रास्ते से कहीं घुसने या जाने की रुकावट नाकाबंदी। जिससे हानि या अनर्थ की आशंका ना हो निरापद। वह स्थान जहाँ कोई मनुष्य ना हो निर्जन कहलाता है।
जिस पर कोई विवाद ना हो, निर्विवाद, जिसके हाथ में कोई शस्त्र ना हो, निहत्था या निशस्त्र, साफ या शुद्ध किया हुआ, परिष्कृत, दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार करने वाला, परोपकारी, जिसके आर पार दिखाई दे सके, पारदर्शी। एक बार कही गई बात को फिर से कहना, पुनरुक्ति, पहले जैसा ही, पूर्ववत, किसी लिखी हुई चीज़ की नकल, प्रतिलिपि, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़, प्रतिस्पर्धा कहलाती है। जिसे देख भय होता हो वो भयानक, जो कम खर्च में काम चलाता हो, मितव्ययी, जिस पर कुछ विचार करने की आवश्यकता हो, विचारणीय, वह जो वेतन लेकर काम करता हो, वेतनभोगी, मेहनत करके पेट पालने वाला व्यक्ति श्रमजीवी या मेहनतकश कहलाता है। जिसके बेढंगेपन पर लोग हंसी उड़ाएं, हास्यास्पद। हित या भला चाहने वाला, हितैषी, और किसी के रूप रंग आदि का विवरण हुलिया कहलाता है। उम्मीद है सार लेखन और वाक्यांश के लिए एक शब्द आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।